नमस्कार। आज मैं आपको हिंदुस्तान की ऐसी विभूति से मिलवा रहे हैं जिन्होंने भारत की महिलाओं का नाम विश्व पटल पर चमकाया है, और वो है भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। वो है बचेंद्री पाल जी। और अभी अभी वो ट्रांस हिमालय 5 महीने की लंबी यात्रा ट्रांस हिमालय में और करीब 4000 किलोमीटर यात्रा कर लौटी हैं। उनसे मुलाकात करवाएंगे और आप सुनिए किस तरह उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही शानदार सफ़र अपने जीवन में किया है। आइए मिलवाते हैं। ये देखिए, देश के तमाम जो वीवीआईपी लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जय सिंह जी हैं और तमाम इंदिरा जी हैं। ये देखिए, इंदिरा जी के साथ बचेंद्री पाल जी हैं और इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। इनके मदर फादर हैं और तमाम देश और दुनिया भर की ट्रॉफीज इनके पास हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आइए। अच्छा। और उसको ले गए थे, वो तो करीब 4-5 साल की थी होगी। उसके पिताजी हेल्पर थे मेरे कैंप में, और तब देखा कि वहाँ पे तो पढ़ाई लिखाई कुछ लड़कियों का होता ही नहीं है। और वो बहुत ही अच्छा आदमी था वो। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है, क्या है। उसने बताया तो बहुत सोचा मैंने बोला कि क्या मैं लेके जाऊँ। तो उसने बोला मैडम आप तो भगवान हैं अगर आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन देने वाले भी तो होना चाहिए ना, कौन भेजेगा अपनी बेटी को। तो वो उसके अंदर था। तो फिर मैं उसको बोला कि तू चुपके से लाया अपनी बेटी को, बताया नहीं गांव वालों को। हाँ, और जब गांव वालों ने पूछा ना कि कहाँ जा रही है ये, तो बोला मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। गांव में होता है ना यार, लोग क्या बोलेंगे, लोग जेलस होंगे या लोग क्या बोलेंगे, ये बातें होगी। तो वैसे करके लाया वो। और उसके गांव वाले तो ये भी बोलते थे कि पता नहीं इसने बेच दिया। तो मैं लगातार उसकी फ़ोटो भेजती थी इस लड़की की जो आपको मिली अभी। उसकी फ़ोटो भेजती थी और वीडियो भेजती थी। तब वो घर में वीसीआर लेके तो गांव वालों दिखाते थे, गांव वाले ये देखो ऐसा हुआ था। तो ऐसे करके शुरू हुआ। उन्होंने भी मुझ पर ट्रस्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप तो ट्रस्ट के लायक थे। जो पूरा देश फिर भी इतना इंटीरियर गांव, इतना बैकवर्ड गांव, वहाँ पे और मुझ पे भरोसा किया, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी बात थी। बच्ची वहीं पढ़ी जमशेदपुर में। उसने 10th वहीं से किया, फिर वापस यहाँ आ गई। आज वो यहाँ पर अपने भतीजियों को एक अच्छा लीडरशिप दे रही है। तो मैं यही कहती हूँ कि एक लड़की अगर एजुकेट होती है ना, एक परिवार, एक समाज होता है सच में, पूरे सोसाइटी। ये चीज़ मैंने परसों उसको बोला भी, देखो तुझको एजुकेट किया, तू आज देखो इनका इतना इंग्लिश मीडियम में डाले हैं भतीजी, और वो पढ़ा पा रही है। वो तो कॉन्वेंट में पढ़ी वहाँ पे देहरादून में, जमशेदपुर में, और आज तू इतना ये कर रहे। तो कह रहे हाँ बुआ जी आप ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। वो बोली भी। तो ये होता है। फिर लगातार एक अगोड़ा की एक लड़की को लेके गई थी, और अगोड़ा जहाँ पे भूकंप आया था समय, वहाँ पे वो डोडताल वाले रूट में। हाँ, अगोड़ा ही हुआ। तो वो तो कुछ साल रही, लेकिन फिर नहीं रही वो तो। लेकिन मैं लगातार कुछ न कुछ करती रही, और मैं ये भी बोलती थी कि अरे अच्छी सैलरी है, अच्छा सब कुछ है, घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब भाई बहन वेल सेटल्ड है सब कोई, तो फिर क्या करूँगी। मैं कहती हूँ कि जिनके पास पैसे होते हैं और जब दुनिया से जाएंगे तो उनको और तकलीफ होगी। मैं ये बात बोलती थी कि और तकलीफ होगी कि आप क्या करें। तो सही टाइम पर आप सुना, गांव की महिलाओं को भी आप यात्रा करवाते थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ की, ऐसा है क्या? हाँ, यमुनोत्री, गंगोत्री और लाखा मंडल एंड हाटकोटी मंदिर, और डोडीताल और वहाँ उधर दयारा बहुत किया मैंने। बहुत अच्छा लगता है। मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सिर्फ ये नहीं सोचती हूँ कि मैंने बस अपना एक नाम कमाया और अपने पैसा कमाया, नहीं। मैं मुझे बहुत फील गुड फैक्टर। आपका एक ग्रुप भी था, 7 सिस्टर है, वो था वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो हमारे, जिनको हम छोटे चाचा बोलते थे, NF के डायरेक्टर थे। उन्होंने, उनके मोटिवेशन, उनका ये सपोर्ट से हमने एक 7 सिस्टर शुरू किया था, और उसमें सारे
7 जो सिस्टर्स थी वो सब उत्तरकाशी से थी, और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये शुरू किया था कि भाई तुम बेरोज़गार है, एमए कर रखे है, बीएड कर रखे है, अभी और भी लड़कियां थी उसमें, तो क्यों ना तुम लोग अपने से यहाँ पे ट्रैक करो, ऑर्गेनाइज करो। तो कराया भी, लेकिन उसके बाद मेरा तो एवरेज की तरफ हो गया था। टाटा स्टील से मुझे जॉब ऑफर मिल गया था, और लड़कियां किसी की शादी हो गई, तो वो फिर नहीं चल पाया। लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा योगदान है जी। जो भी किया हम लोगों ने एडवेंचर के फील्ड में। नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, वो नामी एक संस्था थी। हाँ जी हाँ। जी, ये बताइए, इस समय उत्तराखंड जो है, आप क्या मानते हैं उत्तराखंड का किस तरह डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? खैर मैं क्या बोल सकती नहीं, हूँ, जनरल ये सब मॉनिटरिंग में, मैं तो ये स्किल डेवलपमेंट में, माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण के इसमें मैं मानती हूँ कि ये तो देश का सबसे सुंदर जगह हमारा उत्तराखंड, जहाँ पे इतनी नदियाँ हैं, बहुत ही गंगा यमुना और हिमालय पहाड़ है, इको 4 टूरिज्म, धाम है, एडवेंचर टूरिज्म, बिल्कुल एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, और क्या नहीं कर, बहुत बहुत स्कोप है करने का, बिल्कुल, और कर भी रहे हैं आजकल लोग। और ये जो अभी शुरू हुआ है, मुझे बहुत पसंद है, ये जब से सुना मैंने, हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो पिछले साल हमारे सर्च करती रहती हूँ उत्तराखंड में कहाँ का होम स्टे है। हमारे यहाँ तो वर्धा से आए थे प्रोफेसर, वो जाने का नाम ले रहे थे, बोला कि हम तो मिनी 4 धाम आ गए गाँव में। हाँ, ये बहुत बढ़िया पहल, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, और बहुत सक्सेसफुल हुआ है। इसकी बहुत अच्छी ट्रेंड अभी चल रही है, और उनको अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग देश विदेश से वहाँ पे आएंगे, क्योंकि लोग वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान जरूर अनुभव करना चाहते हैं। बहुत एडवांस हो गया लोग, लेकिन वापस आके उन चीज़ों से लोग जुड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, अभी भी कोई ख्वाहिश है कि यार ये करना था, कुछ है ऐसा? एक मैं सोचती हूँ मैं ये ट्रैकिंग करती रहूँ और लोगों को मोटिवेट करती रहूँ, और बच्चे लोग मेरे स्कूल में, बच्चे जो है स्कूल में मेरे विषय में चैप्टर है, हर बच्चा पढ़ता है, मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मुझे मेरे स्केच बना के भेजते हैं। तो मैं सोची मैं उनको मोटिवेट करती रहूँ, और वो तभी सिर्फ बोलने से नहीं, कुछ करके करूँगी तो वो सोचेंगे कि हाँ देखो, जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं वो अभी भी एक्टिव है, तो वो और इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होंगे। तो ये मैं ज़रूर ये संदेश ज़रूर देना चाहती हूँ कि फिट रहिए, और उम्र की कोई बात नहीं है। अभी आप 69 तक आपने ट्रांस हिमालय किया, क्या इसको इस एज को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं कि 70 वाले आपके साथ हों? अभी तो 70 है, जो मेरी फ्रेंड है बासुमती, वो 70 है, मैं 69 हूँ। ओके, तो जब तक पैर चलेंगे तो तब तक हम भी चलेंगे, और पैर चलेगा तो हार्ट चलेगा, दिल चलेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे। ये भी एक मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल, एज कोई माना नहीं रखते है। हाँ बिल्कुल, ये अपने ऊपर भी है, अपना आप पे कंट्रोल अपने की मुझे क्या करना है, और बस एक एज के बाद तो फिट रहिए, और चलते रहिए, एंजॉय करिए ईच एंड एवरी मोमेंट जिंदगी का। ये नहीं कि कुछ ये प्रॉब्लम हो गया अब घर में बैठो, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, ये सोच से तो बाहर निकलना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एवरेस्ट की तरह सीख दी है, मुझे लगता है इससे कई लोग लाभान्वित होंगे और फिट रहेंगे। धन्यवाद, उम्मीद है जरूर। नमस्कार दीदी जी, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है, आपसे मिलके बहुत समय बाद अच्छा लगा। बहुत समय बाद गंगोत्री में जब क्लीनिंग का जी, जब गंगोत्री सफाई अभियान चलाया था तब आपसे मुलाकात हुई थी। और आप ही हिमालय के शिखरों पर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे बताइए, अभी आपने फिट इंडिया के तहत इतना लंबा जर्नी की है, करीब 5 महीने की। 5 महीने की। क्या था ये था कि एक्चुअली जब 2019 में मैं रिटायर हो रही थी जी, तो उसी दौरान में 2018 में एक बहुत बातें हो रही थी। फिट इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उसकी बड़ी बोलचाल हो रही थी सब जगह, और 19 में लॉन्च हुआ, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, 19 में या 18 में लॉन्च हुआ। और मैं जब रिटायर हो रही थी तो मैंने सोचा फिट इंडिया के बैनर में अगर मेरे एज ग्रुप के लोग अगर भाग लेते हैं। आप टाटा एडवेंचर इसमें था ना? टाटा स्टील में थी, और वहाँ पे एक टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन करके एक
प्लेटफॉर्म मेरे लिए क्रिएट किया गया था जब मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया जी। वैसे ज्वाइन तो मैंने पहले कर दिया था टाटा स्टील, और उसके बाद उन्होंने तो उस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं लगातार कंटिन्यूसली एक के बाद एक्सपीडिशन, एकदम पाथ ब्रेकिंग एक्सपीडिशन लगातार कंटिन्यूसली करती रही और हजारों लोगों को ट्रेंड किया, युवाओं जी को। जी जी हाँ। और खासकर विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण एडवेंचर के द्वारा ये मेरा दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, जिसको टाटा स्टील का भी बहुत बढ़ावा था। और टाटा स्टील तो हर काम में करती ही थी कि विमेन एम्पावरमेंट के लेकर के। तो तब मैंने सोचा कि मैं अभी रिटायर हो रही हूँ, लेकिन अभी तो मैं फिट हूँ, और एक के बाद एक मैं एक्सपीडिशंस कर रही हूँ, जो चाहे नदी में हो, गंगा में हो, या वो डेजर्ट सफारी हो राजस्थान गुजरात में, या फिर हिमालय हो। तो तब ख्याल आया कि मैंने सोचा कि मैं एक एक्सपीडिशन उन लोगों के लिए करती हूँ, महिलाओं के लिए, जिनके लिए लोग सोचते हैं कि ये कमज़ोर है, ये नहीं कर सकते हैं, और उस एज ग्रुप के लोगों के लिए करूँगी जिनके लिए लोग सोचते हैं नहीं अब उसके बाद तो अब जो कुछ करना था कर लिया है, अब बहुत हो गया है। तो ये सोच के साथ मेरा ख्याल आया, और फिर मैंने शेयर किया अपने साथियों के साथ में, सबके साथ में। मैंने सोचा जैसे मैं अभी फिट हूँ, ऐसे और भी माउंटेनियर विमेन माउंटेनियर्स लोग होंगे, उनको अपॉर्चुनिटी की बात है, और मौका मिले तो क्यों नहीं। तो कितने एज ग्रुप वाले थे आप इसमें? ये 50 साल से ऊपर की थी, आधा 50 साल से ऊपर होंगे और आधा 60 साल से ऊपर। अच्छा, ऊपर सबसे एजेड कौन था इसमें? एक वासुमती श्रीनिवासन, वो बेंगलोर से थी, और उसके बाद मैं थी। कितनी एज थी? मैं अब 2022 में किया हमने। ओके। तो मैं 68, वो 69 थी। अच्छा, 68 69। हाँ। और उसके बाद 4000 किलोमीटर की यात्रा। हाँ, और वो भी पूरा हिमालय से, आपके पूरा हमने शुरू अरुणाचल से लेकर अरुणाचल, म्यांमार के जो बॉर्डर जहाँ से हमारा देश शुरू होता है, पंगसाउ पास से शुरू किया, और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, और उसके बाद नेपाल में 2 महीने, फिर वापस इंडिया में, और ये टोटल मिला के 5 महीने करीब। 5 महीने तक 4,500 जहाँ न रास्तों का पता है, न वेदर का पता है कि कैसे होने वाला है। वेदर का पता तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। और रास्ते का पता भी कुछ तो मैंने 97 में किया था, अपने अनुभव से जी। कोई आम रूट तो था नहीं कि सड़क है, हाईवे है। वो नहीं था, हाईवे। और बहुत चेंजेस भी आती रहती है। बिल्कुल। कभी भी आप देखिए मॉनसून में क्या हाल, मॉनसून में आ गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई, ग्लेशियर आ गए, तो रूट चेंज हो गया। बस एक बार मन बना लिया तो बना लिया, एक बार ये सोचा तो बस। तो 68 69 ईयर, तो इसका मतलब आपको पूरा ग्रुप जो आपका है, वो बायोलॉजिकल तो 25-26 हैं। अब यही बोल सकते हैं कि मन से अगर आप फिट हैं तो आप तन से फिट हो ही जाते हैं। फिट है। तो यही मैसेज था हमारा कि सबको, क्योंकि इसमें फिट इंडिया लोग भी जुड़े। यू मिनिस्ट्री अब अगला अभी हम कर रहे हैं 2 अक्टूबर में, यही ग्रुप, मतलब यही एज ग्रुप, कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं, महिलाएं, और जो कि 60 साल से ऊपर की है। तो हम लोग कर रहे हैं एक जीप सफारी, और एक ट्रैक है, बेली ट्रैक है, काफ़ी फेमस ट्रैक है अरुणाचल प्रदेश में। ये बताइए, आप तो पूरी दुनिया में घूमी हैं, क्या दुनिया में जिस तरह का आप 60+ के लोग इस तरह के कर रहे हैं, क्या और जगह भी ऐसा होता है? क्या करते होंगे, इंडिविजुअली करते होंगे, लेकिन यहाँ पे एक यूनिक बात है, एक अलग से बात है कि एक टीम है पूरी, वो भी टोटल महिलाओं की। और ये जो हमने लास्ट ईयर जो एक्सपीडिशन किया था ट्रांस हिमालय, वो भी शायद पहली बार हुआ था कि इस एज ग्रुप के 50 साल से ऊपर, 60 साल के ऊपर, ऑलमोस्ट 70 पहुँच रहे हैं, और तब एक इतनी लंबी जर्नी तय करना और लोगों को मैसेज देना कि भाई हम कर सकते हैं तो सब लोग कर सकते हैं, और 50-60 के साल के बाद भी हम नए नए सपने देख सकते हैं, और इसलिए पॉजिटिव सोचें और इन्जॉय करें ज़िंदगी को। तो ये था हमारा। ये बताइए, आज आप दुनिया की गिनी चुनी में, जिनको लगभग सब लोग जानते हैं, एक यहाँ पे जब आप पीछे देखती हैं, आप उत्तरकाशी के बिल्कुल पिछड़े हुए रिमोट एरिया हुआ, उस समय तो रिमोट एरिया था, बिल्कुल। उस पिछड़े हुए गांव से जब आप उठी है और ये लंबा सफ़र तय किया, जब आप पीछे देखती हैं तो क्या पाती हैं आप?
बहुत अच्छा लगता है मुझे। बचपन का स्ट्रगल, संघर्ष, मेरे माँ पिताजी हमेशा मेरे दिल दिमाग में, हमेशा मैं जब भी उठती हूँ तो सवेरे मैं प्रणाम करती हूँ माँ पिताजी को, ये सच्ची बात है। तो मैं उनका जो वो बहुत ही ईमानदार और बहुत मेहनती, यही हमको विरासत में मिला है मुझे तो। कि माँ पिताजी कहते थे कि पिताजी खास करके मेहनत करो और ईमानदारी से। उनको मैंने हमेशा गरीब देखा उनके पास ये, लेकिन बहुत ही ईमानदार, किसी तरीके से हमको पढ़ाया लिखाया। और तो ये बैकग्राउंड था, ये वैल्यूज स्ट्रॉन्ग तो दिया था माँ पिताजी ने, और गांव के परिवेश ने ये स्ट्रॉन्ग वैल्यूज तो दिया था। और उसके बाद टाटा स्टील ने एक प्लेटफॉर्म दिया, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, और जिसके द्वारा मैं लोगों तक पहुंच पाई, जो महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी जो रूरल यूथ हैं, विमेन लोग हैं, उनको तक पहुंच पाई और उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला पाई, और महिलाओं के लिए खासकर। ये बताइए, उस समय माउंटेनिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, पहाड़ में हमारे इधर था नहीं, जनरल लोग काम करते थे, घास लकड़ी लाते थे। ये आपके दिमाग में कैसा है कि ये करना है? कोई आपका रोल मॉडल था उस तरह का? नहीं, पहाड़ चढ़ने का तो एवरेस्ट चढ़ूंगी या मैं माउंटेनियर बनूंगी, ये तो मेरा सपना नहीं था। मेरा पहला सपना तो यही था हायर एजुकेशन, जो अपने में एवरेज का जैसा, उस माहौल में, जिस गांव में, उस परिवार में, एक साधारण परिवार, एक गरीब परिवार में, और लड़कियों का सोचना, लड़कों के लिए तो बहुत कुछ था फिर भी, लेकिन लड़कियों का इतना बड़ा सपना देखना ये अलग ही बात है। और मैं बहुत सपने देखने वाली थी। अब मेरा पहला सपना यही था कि मैं हायर एजुकेशन, उसके लिए भी स्ट्रगल किया, ये किया, और वो तो फिर बाद में एवरेज तो बाद में एक लक्ष्य बन गया। और वो भी जब मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया तभी भी ये नहीं था कि इसके बाद एवरेस्ट तो बहुत दूर की बात थी। और तब मेरे गुरु थे कर्नल प्रेमचंद, जो प्रिंसिपल थे वहाँ पे, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे कि तुम माउंटेनियरिंग करो। जब माउंटेनियरिंग किया तो उसके बाद मुझे एक चिट्ठी मिली कि आपको जो है प्री एवरेस्ट सिलेक्शन में आपका चयन हुआ है। मैंने तो रिस्पॉन्स भी नहीं किया, वो तो रिमाइंडर आया जब, तब मैंने ये क्या, क्यों कि वो सपना तो बहुत बड़ा था ना एवरेस्ट का देखना। क्या आप जब माउंटेनिंग कर रही थी, बेसिक एडवांस, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा था, किस तरह का था? या आपको लगता था कि यार पहाड़ नहीं चढ़ जैसे होता है? नहीं, वो मेरे सारा बचपन का जो स्ट्रगल था, और खेल कूद में थी, चैंपियन होती थी अपने उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज में, वो सब काम आया, वो सब काम आता है। घास, आप क्या बचपन में घास काटे, लकड़ी काटे, आपको बहुत कर्मठ बनाते हैं, नॉट ओनली फिजिकली, या गोबर उठाना है, लकड़ी लाना है, सब कुछ, कोई काम छोटा नहीं होता है। वो सोच तब भी था, थैंक गॉड, वो सोच अभी भी है। और वो सब काम आया, मेरा गांव का स्ट्रगल, गरीबी का स्ट्रगल, और जहाँ भी जो भी मैंने एक अपना उद्देश्य बनाया, गोल बनाया, लक्ष्य बनाया, उसमें अपना 100% दिया। और जब आप माउंटेन एवरेस्ट चढ़ रही थी, क्या आपके पास, क्योंकि बहुत टफ है, बहुत टफ, क्या आप इतने मोटिवेट थे कि आपको चढ़ना है, या कहीं बीच में ऐसा आया कि बहुत टफ हो गया, मुश्किल हो गया? ऐसा कभी बीच में ऐसी दिक्कत, परेशानी? एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव माउंटेनियरिंग में था नहीं, इसलिए मुझे क्या दिक्कतें ज़्यादा बहुत आती हैं उसका भी नॉलेज नहीं था। कभी कभी ज़्यादा ज्ञान होने से भी आदमी डरता है या कुछ ऐसा। तो मेरा एटलीस्ट वो प्लस पॉइंट था कि मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था कि जो हैजर्ड्स हैं, जो रिस्क हैं, वो उतना नहीं मालूम था। और उसके वजह से आपके दिमाग में वो विराट एवरेस्ट नहीं था, आपने कहा चढ़ना है? हाँ, मतलब नहीं, एवरेस्ट तो खैर दुनिया नहीं, वो तो था। हाँ। मतलब जो उसकी प्रॉब्लम्स आती है, वो ज़्यादा मालूम, प्रॉब्लम्स के विषय में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था, और बस सीखती गई। मेरे साथ में बहुत ही एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे, देश के बहुत नाम था जिन्होंने बहुत कुछ किया था। तो उनके साथ में मेरे सीखने का मेरी बहुत अच्छी आदत है। मैं ज़िंदगी भर के लिए एक स्टूडेंट तो मैं रहूँगी। तो जिनके साथ में जाती थी, उनके साथ में मैं बहुत, जिन्होंने अगर कुछ बोल दिया, कुछ भी है, तो मैं सीखने का बहुत था। मैंने बहुत सीखा, ओपन माइंड से गई, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आया उसको फेस किया। एक टाइम था जब मैं एवलांच के नीचे दब गई थी, करीब 24,000 फीट की ऊंचाई में, और वहाँ से साथियों ने हेल्प किया, मतलब मौत के मुंह से बाहर निकले थे। और साथ ही जो टीम के लोग थे, वो लोग आए, उन्होंने हेल्प किया और हमको नीचे लेके आए। और वो टाइम था कि आप क्या निर्णय लेते हैं।
मेरे जो साथी लोग थे जिनको चोट आए थे उनको तो वापस जाना ही था, लेकिन कुछ और भी थे जिनको चोट तो नहीं आई थी लेकिन सदमे में थे, होना ही था क्योंकि दब गए थे हम लोग उसके नीचे। और लेकिन मेरा उसके बाद मेरे ख्याल नेगेटिव नहीं रहे, मेरा बहुत पॉजिटिव ये रहा कि जब मैं यहाँ से बच गई हूँ तो इसका मतलब ऊपर वाले ने कह दिया कि आप चढ़ो, कि तुमको चढ़ना है। तो ये ख्याल की सोच की बात होती है, सोच से बहुत फर्क पड़ता है। तो वो सोच ने ना मुझे अंदर ही से बहुत स्ट्रांग बनाया। और मैं तो दुर्गा की मूर्ति मेरी माँ ने दिया था, हनुमान चालीसा वो भी मेरे साथ था। तो मुझे लगता मेरे पास शक्ति है, ताकत है। और जब हम नीचे उतरे, हमारे लीडर थे ब्रिगेडियर खुल्लर, जब उन्होंने पूछा सबको तो सब ने यही कहा कि नहीं अभी वापस जाते हैं, अभी एवरेस्ट फिर कभी। और कुछ लोग इंजर्ड थे, उनको तो जाना ही था। जब मेरा टर्न आया तो मैंने कहा सर मौका मिले तो ज़रूर। और वो जो मेरा डिसीजन था ना, वो जो मेरा डिसीजन मेकिंग जो निर्णय लिया था, उसने मेरी ज़िंदगी को पूरा का पूरा बदल दिया। जी हाँ, और इसलिए आज यहाँ पे हूँ आपके सामने। जब आप एवरेस्ट क्लाइम किया, हाँ, उस समय तो आपको लगा होगा ठीक है एवरेस्ट क्लाइम का। जब आप नीचे आए तब पता चला होगा, जब पूरा देश आपके ऊपर चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। और खासकर इसलिए कि अभी तो पूरा एवरेस्ट के टॉप तक रस्सी फिक्स है। हाँ। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय जो क्लाइंबर्स जाते थे वो आपस में रस्सी बांध के जाते थे, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट हेल्प कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे टाइम पर कुछ ऐसा हुआ था, उस समय लड़कियों के साथ में भी काफ़ी कुछ थोड़ा तो डिस्करेजमेंट और भेदभाव थोड़ा तो होता ही था, हर क्षेत्र में था उस टाइम पर। बिल्कुल। तो वही कुछ वजह से हमारी जो रस्सी थी जिसमें हमने रोप अप होके जाना था, वो रस्सी किसी के पास थी और जो हमें मिल नहीं पाया। तो विदाउट रोप अप जाना, सवेरे जब स्नो एकदम इतना हार्ड आइस बन जाता है, एक स्टेप एक कदम गलत का मतलब तुम कई हजार फीट नीचे। तो वो डर बहुत था मेरा। जाते समय किसी तरीके से आइस एक्स से क्रैम्पॉन को वो किक करके ऐसे जा रही थी, क्योंकि अलग अलग जा रहे थे हम लोग। मेरे साथ एक अंगदोर्जी थे, शेरपा सरदार, वो अपने से आगे से जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ। तो कुछ हो जाने से कोई सपोर्ट नहीं था एक दूसरे को। तो वो बहुत ही डरावना था। मतलब आप ये पहली बार कह रहे हैं कि उस समय रस्सी भी नहीं थी आपके पास? रस्सी भी नहीं थी। तो फिर जिस पे सब बंधे होते हैं, मतलब हाँ, वो भी नहीं थी। अभी तो रस्सी अब तो फिक्स हो गया, अब तो फिक्स हो गया। उस टाइम पर क्लाइंबर्स लोग आपस में रस्सी बांध करके जाते थे, और हमारा भी था, लेकिन वो कहीं किसी के पास था जो हमको दिया नहीं गया, मिला नहीं, या जो भी हुआ होगा। तो वो इसलिए मुझे लगता था कि मैं चढ़ तो जाऊंगी किसी तरीके से शायद, लेकिन वापस मैं नहीं लौट पाऊंगी। ये डर तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि नीचे आते में अगर स्लिप हो गए, ऊपर जाते समय आप धीरे धीरे जा सकते हैं। किसी तरह से ऐसे लगा के नीचे आते समय अगर स्लिप हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप फटिक हैं, आप तो ये है, तो कौन रोक सकता है। तो वो डर लगातार, उस डर के साथ में आगे गई। बाद में कोई दूसरे क्लाइंबर जो आए, उन्होंने वो रस्सी लेके आए, लेकिन जब मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई थी तो खैर वो लाए रस्सी, हमने रोप अप हुए। जब टॉप में थी तो पूजा किया, मैंने माँ पिताजी को याद किया, दुर्गा की मूर्ति थी, देवी की मूर्ति वहाँ प्लेस किया, हनुमान चालीसा। और लेकिन डर था कि मैं पता नहीं सही मैं वापस पहुँच पाऊँगी नहीं पहुँच पाऊँगी। लेकिन जैसे थोड़ा हम लोग करीब 1:45 या कुछ ऐसे हम लोग वहाँ से नीचे उतरना शुरू किया। तब तो भले रस्सी भी हमारे पास था, लेकिन ये वो डर जो जाते समय था वो बहुत ज़्यादा था। इंजॉय भी नहीं कर पाई मैं टॉप में। जी जी हाँ, ये बताइए, एक हादसा भी हुआ था, वो कब हुआ था कि जिसमें आपका जो पोर्टर था उसकी डेथ हो गई थी? क्या था? ये उसी अभियान में हुआ था, 84 एवरेस्ट एक्सपीडिशन में। जो हमारे शेरपाज होते हैं, जो हमारे सपोर्ट पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, और एक हर एक्सपीडिशन का एक बैकबोन भी हम बोलते हैं उनको। तो वो एवलांच में एक हादसा हुआ था। तब हम बेस कैंप पहुँचे भी नहीं थे, उससे पहले ऐसा हो गया था। और उसके बाद भी एवलांच एक किचन का था, हेल्पर था, उसको भी हाई एल्टीट्यूड की वजह से थोड़ा हाई एल्टीट्यूड सीखने क्या कोई एक शेरपा वो भी था जो जिसकी डेथ हो गई, जिनके बच्चों को फिर आपने
वो कौन थे वही था अंगदूर जी, मैंने बताया ना। अंगदूर जी। हाँ, तो ये आपके साथ जो गए थे? हाँ, वो मेरे साथ गए थे और वो विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया था उसने। अच्छा उनकी बेटी ने भी इस साल ट्राई किया था विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा। एवरेस्ट तो क्लाइम कर लिया। उनकी बेटी जो आपके हाँ, आपके पास है अब तो शादी हो मतलब गई है, शादी हो गई, बच्चे। मतलब आपने जी हाँ, जो लाई थी? हाँ, शुरू में मेरे पास थे जो, जी जी। तो उसने अभी एवरेस्ट क्लाइम किया। अच्छा। लेकिन वो कोशिश कर रही थी विदाउट ऑक्सीजन। उसके पिताजी ने भी विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया था। ये किस्सा क्या था दौर जी, कब आपकी इसमें डेथ हुई थी, उसके बाद में हुई? बाद में। ओके। उसके बाद एक क्लीनिंग एक्सपीडिशन था नेपाल का, उसमें वो गए थे और कहीं पर वो स्लिप हो गए थे। हाँ, तो फिर उसके बाद हम फिर उनके बच्चों को, 2 बच्चों को लेके आए। लेकिन बाद में उनकी माँ का भी ये हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस कुछ तो हुआ था उनको। तो फिर उनके बाकी बच्चों को भी मैं जमशेदपुर लेके आए थे और टाटा स्टील ने बहुत सपोर्ट किया। और कितने बच्चे थे उनके? तो 4 बच्चे। अच्छा। हाँ, खुद की एक्सपेडिशन में डेथ हो गई थी हाँ, उनकी? हाँ, उनकी वाइफ भी ख़त्म हो गई थी कुछ वाइफ साल भी बाद। ख़त्म हो गई थी? हाँ, तो आपको कैसे पता चला कि उनके बच्चे हैं? तो पर वो तो मैंने शुरू में तो सोचा था कि मैं उनके बच्चों को हेल्प करूँगी, क्योंकि उनकी बड़ी आशा उम्मीद थी हाँ। देश से कि शायद एक पहली महिला एवरेस्ट क्लाइम किया, उनके साथ में वो थे, तो शायद हमारे देश में लोग शायद सरकार या जो उनको मदद करेगी, जैसे दूसरे कंट्री में लोग करते भी हैं, न्यूजीलैंड में। तो ये आशा उम्मीद थी। वो आए भी थे यहाँ जब हमारी मुलाकात प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से हुई थी, तो लेकिन हो नहीं पाया था कुछ। तो लेकिन जब उनका वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो तब मैंने इसको टेकअप किया और मैंने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन टाटा स्टील के उनसे मुलाकात की। रूसी मोदी जी थे, तो मैंने कहा सर ऐसी बात है, उनके बच्चों को क्या टाटा स्टील मदद कर सकती है उनको? तो उन्होंने बोले हाँ, बड़े दिलदार लोग ना टाटा स्टील में, बहुत ही विजनरी लीडर्स मैं बोल सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, उनके पूरे परिवार को बुलाओ यार। मैं तो इतनी खुशी, मुझे लगा जैसे मैं दोबारा एवरेस्ट में पहुंच गई। ये सुनने के बाद किसको। बिल्कुल। फिर जो वहाँ पे एम्बेसी थी हमारे इंडिया की, उनके जो एम्बेसडर थे उनको हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन तब उनकी वाइफ आने को तैयार नहीं हुई, अपने गांव छोड़ने को तैयार नहीं हुई। तब उनके 2 बच्चे आए। लेकिन बाद में जब उनकी वाइफ का भी ये हो गया, निधन हो गया, तब मैं खुद गई वहाँ पे उनके गांव में। हाँ, तब मैं बाकी बच्चों को लेके वो गांव बेसिकली पोर्टर्स का गांव है, सुना कि जहाँ सभी उसी पेशा ही है माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग। और तब मैं उनको लेके आए, तो फिर उनमें से किसी को माउंटेनियरिंग कराया। ओके। जिसने अभी एवरेस्ट, अस्मिता जो जी, उसने शादी की, हरियाणा का एक लड़का है इंजीनियर, उससे शादी की। और इस साल उसने मई में। वो बच्चे क्या कर रहे हैं? एक तो बेंगलोर में उसकी शादी हुई, उसका बच्चा है वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में। अच्छा। वहाँ पे ये कर रहे हैं वो, मतलब उसके सारे बच्चे फिट हो गए? हाँ, बिल्कुल। किसी की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो सब ठीक ठाक है। ये पता चला कि आपने इस तरह के बच्चों को, बहुत और बच्चों को अपने क्षेत्र से बड़ा जी वो किया है। मेरे लिए एक अलग ही एवरेस्ट है, बहुत पर्सनल है, व्यक्तिगत है। नहीं फिर भी वो मैंने किया, क्योंकि टाटा स्टील में जब जॉब लगने का मतलब है कि आपके पास कोई कमी नहीं है फाइनेंस की या जो भी है जी। घर की, बहुत बड़ा बेंगलोर, गाड़ी वगैरह बहुत था। तब मैं कंपेयर करती थी अपने पिताजी से कि मेरे पिताजी के पास तो कुछ भी नहीं था, तब भी उसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के आज इस लायक बनाया, इतना सम्मान, प्यार, बहुत बड़ी चीज़। तो मैं क्या कर रही हूँ, रियली ये बहुत स्ट्रांगली आया अंदर में कि जब उनके पास कुछ नहीं है तभी भी बच्चों को इतना कर सकते हैं, अभी मेरे पास, बस वो एक सोच आया, वो लगातार था। और तब मैं लगातार कुछ न कुछ करती रही बच्चों को। एक टाइम तो था जब 10 बच्चे थे। अच्छा। हाँ, वो उसमें मेरे रिलेटिव के भी थे, क्योंकि गांव में इतने अच्छे स्कूल नहीं थे, इसलिए जमशेदपुर में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। और रिलेटिव्स मेरे जो बहनें थी वो तो भेजने को भी तैयार नहीं थी कि तू तो घूमती रह रही है, लड़कियां हैं, तो उनको तो किसी तरह से उनको कन्विंस करके और वहाँ पे रखा, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। जो ये बच्चे थे, आप कह रहे हैं कि 10 बच्चों को आपके साथ एक बार रहे थे, कुछ ऐसे भी होंगे जो जिनका कोई नहीं होगा, या मतलब बहुत ही गरीब से होंगे, या गरीब से, बिल्कुल बहुत गरीब होंगे। एक नेपाल वो मैंने माँ के अटेंडेंट के लिए बुलाया था उसको, और लड़की को
मैंने कहा था उसकी बड़ी बहन को भेजना, लेकिन उसने उसको छोटी वाली को भेजा। और तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे इतनी छोटी को ये कराना तो ठीक नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लीडर हैं, दूसरों को बोलते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं कैसे फिर बोलूँगी लोगों को कि बिल्कुल। ये है। और तो फिर उसको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर एक जो लड़की अभी मिली ना आपको, अच्छा। वो पहली थी, वो जो अच्छा, जो आए थे वो वहाँ के पाँव तला। वो मोरी के?